जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस है थोड़ा डिफरेंट तरीके से आज हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा अंत में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 5 रेलेवेंट आर्टिकल्स जो कि 3 एंड 4 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में आए थे। ठीक है जी। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में जो रेलेवेंट मुझे लगा, अ लिमिटेड विंडो। ये आर्टिकल लिखा है सौगाता भट्टाचार्य ने, बहुत वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जीडीपी का डेटा आया है पहले क्वार्टर का, ठीक है, जो जून क्वार्टर का, जो जून एंडिंग क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा आया है, तो उसमें यह बताया गया कि हमने 20% ग्रोथ करी है, 20% जीडीपी ग्रोथ हुआ है। अब आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल जो पहला क्वार्टर था, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, हमने 24-25% का कॉन्ट्रैक्शन किया था। अब जो हमारा बेस है वो तो काफी कम है। यानी कि फर्ज कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2019 की बात करूं मैं, तो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तो अगर मान लीजिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज द मोनेटाइजिंग वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो अगर 2019 के जून के क्वार्टर के एंड में अगर 100 रुपए हमारी जीडीपी थी, तो 2020 जो पिछला साल था उसके जो फर्स्ट क्वार्टर में, जून एंड क्वार्टर में, तो जीडीपी कितनी होगी हमारी, कॉन्ट्रैक्शन हो गया था 24% का, यानी कि 76। अब 2021 के जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो जीडीपी डेटा आया है, तो 20% ग्रोथ बताई गई है। यानी कि हमारा बेस 76 रुपीज था, तो 76 से अब हमारा 91 रुपीज हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है। तो देखा जाए तो हमारा बेस काफी कम था। उस हिसाब से अगर 20% जीडीपी ग्रोथ हमने करी है तो भी काफी कम है। तो जो 24% रिसेशन, जो 24% कंट्रैक्शन आया था लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, उसका अभी पूरी तरह से हम भरपाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है। अब यहां पे 3 बातें करी गई हैं मोटे तौर पे कि पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ ड्राइवर्स क्या रहेंगे फॉर द इकोनॉमी, ताकि आगे जाके हम और अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देख पाए। पहला कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा एक्सपोर्ट्स। ये तीनों बहुत जरूरी रहेंगे। दीज विल बी द पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द टाइम टू कम। जैसे कि आप अभी जानते हैं कि अभी भी हम थर्ड वेव के थ्रेट में, अभी वी आर स्टिल लूमिंग इन दैट। अभी भी उसकी श्योरिटी नहीं है थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा। अभी भी इकोनॉमी हैजंट रियली पिक्ड अप येट। डिमांड अभी इतनी नहीं आई जितनी प्री पैंडेमिक लेवल जितनी डिमांड नहीं है। तो इसके चलते डिमांड को क्रिएट करने के लिए सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे बात करी गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जी हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि एसेट क्रिएशन पे फोकस करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात करेगी इस आर्टिकल में। अगर वो बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट डिमांड पे भी आएगा। ठीक है। उसके बाद आने वाले टाइम में हो सकता है कि आरबीआई भी एक न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी के टुवर्ड्स शिफ्ट करे। अभी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है बहुत अकोमोडेटिव है। इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई भी इतनी चिंता नहीं जता रहा, बिकॉज आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी नेचर, मे बी इन्फ्लेशन विल नॉर्मलाइज। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आरबीआई रेपो रेट को और इंक्रीज कर दें। ठीक है। उसके बाद जो अभी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जिसको हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं, जो बाकी नेशंस फॉलो कर रहे हैं, दैट दे माइट नॉट फॉलो लूज मॉनेटरी पॉलिसीज मे बी 6-7 मंथ्स डाउन द लाइन। तो उसका जो इंपैक्ट है इकोनॉमी पे आ सकता है। राइट। स्टॉक मार्केट पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं शो करता। स्टॉक मार्केट पे अगर अभी बूम है, अगर बहुत सारे लोगों को आईपीओस मिल रहे हैं, आईपीओस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट डज नॉट शो द मैक्रो पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। राइट। सो आगे जाके बहुत लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी है हमारे पास, बिकॉज अभी देखिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की अगर हम बात करें, अब बिकॉज कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जो चाइना के साथ फ्रेंडली थी, वो आने वाले टाइम में शायद चाइना के साथ फ्रेंडली ना हो। तो इस बात का एडवांटेज हमको उठाना बहुत जरूरी है। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, अगर वो अपने जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर वो वियतनाम जैसे देशों में खोलना शुरू कर दें, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, तो इंडिया ये अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर जाएगा। राइट। सो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टू रिवाइव द जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो अगेन जो कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, फ्रॉम लेग्स टू माइंड। ये आर्टिकल मनीष सब्रवाल ने और मोहनदास पाई ने लिखा है। राइट। इसका कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट है अनलीश द एंटरप्रेन्योर विद इन। राइट। तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत एक कोट से करी है यहां पे इस आर्टिकल में। एक कन्वर्सेशन थी बिटवीन स्वामी विवेकानंद एंड जमशेदजी टाटा इन वे बैक इन 1893। वो इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे जापान से कनाडा। तो वहां पे स्वामी विवेकानंद ने ये बोला दैट टेक्नोलॉजी कैन बी इंपोर्टेड बट साइंटिफिक टेम्परामेंट कैन नॉट बी इंपोर्टेड, इट कैन नॉट बी ब्रॉट, दैट मस्ट बी बिल्ट इन द कंट्री। ठीक है। तो बहुत अच्छी कोट थी। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो आज हमको बहुत गर्व है ये बात कहने में, डिस्पाइट जितनी मर्जी कमियां हमारी इकोनॉमी में रही हैं पिछले कुछ सालों में, डिस्पाइट दैट फैक्ट
0.8% ऑफ वर्कर्स 0.8% ऑफ इंडियाज वर्कर्स दे जनरेट 8% ऑफ जीडीपी। तो ये जो 0.8 वर्कर्स हैं, ये कहां पे हैं? ये आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में है। ठीक है, इंडिया की सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें और या टेक स्टार्टअप्स की बात करें, सो दे आर एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अबाउट $400 बिलियन टुडे, राइट? सो इनका पोटेंशियल आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा। ठीक है, इंडियाज सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड टेक स्टार्टअप्स आर बिल्ट ऑन इंडियाज ओपननेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। सो आने वाले टाइम में जब हम अभी 75th इंडिपेंडेंस डे अपना मना रहे हैं, आने वाले टाइम में यानी कि 25 साल बाद जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो हम ये चाहेंगे दैट जितने भी हमारे देश के नौजवान हैं वो सब अपनी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जीज को यूज कर सकें और उस एनर्जी को अनलीश कर सकें, ताकि और जॉब्स क्रिएट हो सकें और प्रोडक्ट्स हम बना सकें। सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है आने वाले 25 सालों में और ग्रो करेगा। और एक अच्छी बात यहां पे नोटिस करने वाली ये है कि दैट हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो कि देखा जाए पिछले 20-25 सालों में जिसमें ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, बिकॉज जो 1991 के रिफॉर्म्स आए थे तो उसमें ज्यादा जिसमें ग्रोथ आया था वो सर्विस सेक्टर्स के कारण आया था, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से इतना नहीं ग्रोथ आया था। डिस्पाइट जितनी भी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, यहां पे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की बात करी गई है। कोलेस्ट्रॉल जैसे कि आप जानते हैं इज नॉट वेरी गुड फॉर द हेल्थ। डिस्पाइट ऑल द रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, स्टिल आर सॉफ्टवेयर सेक्टर हैज ग्रोन एंड इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इवन फर्दर, राइट? तो ये रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को ओवरवर्क करने की भी यहाँ पे बात करी गई है। अननेसेसरी रेगुलेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना हो, बिकॉज अभी इतना हमारा नाम है विश्व भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर कितना फेमस है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने स्किल्ड हैं, राइट? उनकी कितनी डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसके चलते रेगुलेटरी इंटरफेरेंस ज्यादा सॉफ्टवेयर सेक्टर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंत में एक कोट वर्गीस कुरियन का यहां पे दिया गया है इस आर्टिकल में। वो कोट क्या कहते हैं? वर्गीस कुरियन कहते हैं दैट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंगस्टर्स वी कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग, विद देयर इन्वॉल्वमेंट वी कैन नॉट फेल। तो देश का जो नौजवान है, युवा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। देश का जो युवा है अब ही हैज टू बी जॉब क्रिएटर, ही और शी हैज टू बी जॉब क्रिएटर, सो अनलीशिंग द एंटरप्रेन्योर विद इन। अगला आर्टिकल ये हिंदू में कल आया था, इज मोनेटाइजिंग पब्लिक एसेट्स अ गुड थिंग और नॉट? तो ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर राउंड में एक क्वेश्चन आंसर वे में एक इंटरव्यू वे में ये एक आर्टिकल आया हुआ है। सो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं अजय शाह को और फॉर्मर जो डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के मोंटेक सिंह आलूवालिया को। ठीक है, जो अजय शाह हैं वो एक प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर हैं एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो 2-3 बातें इसमें से इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात कि गवर्नमेंट का आइडिया जो है मोनेटाइजिंग असेट्स का टू बिल्ड फ्रेश असेट, इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है, देखिए जब प्राइवेट सेक्टर के लिए ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन इकट्ठा करना, लोन रेस करना इज नॉट एन ईजी थिंग। सरकार जो है वो लोन रेस कर सकती है, ठीक है, सरकार के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू पे बैक द लोन, ठीक है। अ गवर्नमेंट कैन नेवर डिफॉल्ट, अ गवर्नमेंट इज सॉवरेन, इट कैन ऑलवेज प्रिंट मनी एंड पे बैक द लोन। बट प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना आसान नहीं है। कोरोना आ गया, पैंडेमिक आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लोन कैसे वापस करेंगे जो बैंकों से उठाया है? और बैंक्स में राइजिंग एनपीएस की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा खतरनाक है वो। तो इसके चलते यहां पे ये बात करी गई कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया दैट अगर गवर्नमेंट ने कोई सेट बनाया है, गवर्नमेंट फोकस करे सेट बनाने में, असेट बना दिया, बाद में उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ सालों के लिए, 25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को दे दिया, और वो 20-25 साल 30 साल, फॉर एग्जाम्पल अगर हाईवे की बात करें, स्टेडियम की बात करें, तो सरकार ने वो बनाया लेकिन ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो दैट इज नॉट बैड, दैट इज नॉट अ बैड आइडिया कि अगर 25-30 साल लीज पे लेके अगर प्राइवेट सेक्टर सरकारी एसेट ऑपरेट कर रहा है तो ठीक है, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा एक्सपर्टीज है, ज्यादा टेक्नोलॉजी है उस एसेट में से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और जो पैसा सरकार को आता है वो सरकार उसको यूटिलाइज करे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और एसेट क्रिएशन के लिए। तो ये बात यहां पे करी गई है कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया। दूसरी बात, नाउ व्हाई विल द गवर्नमेंट चूज एसेट मोनेटाइजेशन ओवर प्राइवेटाइजेशन? तो यहां पे मोटे तौर पे ये बात करी गई है कि प्राइवेटाइजेशन सही तरीका था कि एसेट, क्योंकि एसेट मोनेटाइजेशन में जैसे कि आप जानते हैं ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी, ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाएगी। बट फिर सवाल ये आता है कि अगर मेरे पास एक उधार की गाड़ी है या रेंटेड गाड़ी है तो मैं रेंटेड गाड़ी को धोऊंगा क्यों? मेरे को क्या इंसेंटिव मिलेगा? ठीक उसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के पास क्या इंसेंटिव होगा? 25-30 साल तक तो वो एसेट का ऑपरेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, हाईवे हो, स्टेडियम हो, पोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, व्हाटएवर इट इज।
उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इंसेंटिव है आफ्टर 30 इयर्स, जब लीज खत्म होगा तब क्या इंसेंटिव होगा प्राइवेट सेक्टर के पास? तो उसके चलते डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्राइजेस होंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनको इतना इंसेंटिव नहीं देखेगा इन द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द एसेट। तो यहां पे ये बात भी करी गई है कि अगर इसको प्राइवेटाइज भी कर दिया जाए तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहां पे देखिए व्यूज की बात हो रही है, ये बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मोंटेक सिंह आलूवालिया, अजय शाह, ये बहुत वरिष्ठ लोग हैं, तो उन्होंने अपना व्यू प्रकट किया है कि मोनेटाइजेशन ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेटाइज भी करते तो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को एक ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा टू ऑपरेट दैट एसेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक और बात करी गई है दैट वुड वी वांट, फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल दिया गया है दैट अब प्राइवेटाइजेशन और असेट मोनेटाइजेशन के बीच में डिफरेंस की बात है, तो यहां पे बात करी गई दैट वुड वी वांट द गवर्नमेंट टू ओन लेट्स से एन एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया warehouse in Mumbai which is occupying 120 acres of land. The best use of this land would be to sell it off, raise money and pay down the public debt. तो ये बात यहां पे करी गई है दैट अगर आउटराइटली असेट ओनरशिप भी अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद तीसरी बात यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये करी गई है ऑन इनवाइटिंग फॉरेन प्लेयर्स इन असेट मोनेटाइजेशन। अब देखिए ऑब्वियसली हमने अभी बात करी कि प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के लिए मनी रेज करना, लोन रेज करना इज अ चैलेंज, फाइन, बट फॉरेन एंटिटीज के लिए, फॉरेन फंड्स के लिए मनी रेज करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, बिकॉज वास्ट अमाउंट्स ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने लाखों करोड़ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो अकेला प्राइवेट सेक्टर तो नहीं ये मनी रेस कर सकता। सरकार के पास भी देखिए, अब सरकार की जेब भी लिमिट है, ठीक है, सरकार के पास भी लिमिटेशंस है, अभी पैंडेमिक आ गया, सरकार भी क्या करे, कहां से पैसे इकट्ठे करे, ठीक है। तो उसके चलते अगर ग्लोबल फाइनेंशियल फंड्स का हम यूटिलाइज करते हैं या ग्लोबल कॉर्पोरेट एंटिटीज को हम इनवाइट करते हैं टू ऑपरेट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज overseas organizations are particularly important in obtaining the most efficient arrangements. So they will bring more technology, they will bring more fund and they will bring more expertise. तो ये बात भी यहां पे कही गई है, ठीक है। तो ये तीन बातें यहां पे इंपॉर्टेंट थी। चलिए अगला आर्टिकल है जी ये कल आया था हिंदू में, अगेन ये एनवायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक तो हमने जो तीन आर्टिकल्स करे थे डिस्कस इकोनॉमी रिलेटेड थे, अब एनवायरमेंट की बात करते हैं। हाइड्रो ऑनस्लॉट द हिमालयाज कैन नॉट टेक, ये हिंदू में आर्टिकल आया है, कल आया है। कंटेक्स्ट क्या है? सेव द हिमालयाज। अब देखिए अब यहां पे बात करी गई है जो हमारा गंजेटिक हिमालयन बेसिन रीजन जो है, वहां पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। चलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने से मोटिव क्या है? एनर्जी जनरेट करना, कि चलो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने से, बिकॉज देखिए ये जो रीजन है, हिमालयन रीजन है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, बहुत फ्रेजाइल एरिया है। तो यहाँ पे इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक HEP प्रोजेक्ट्स बनाने से इसकी जो यहाँ पे जो इकोलॉजी है वो और फ्रेजाइल होगी, ठीक है। अभी हाल ही में आप जैसे जानते हैं, इसी साल की बात है, जो ऋषिगंगा रिवर जो फ्लड आया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, ठीक है, उसका क्या कारण था? बिकॉज वहां पे ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। काफी डेवस्टेटिंग डिजास्टर था ये, 200 लोगों की हत्या भी हुई थी इसमें। उसके बाद अगर हम केदारनाथ ट्रेजेडी की बात करें, 2013 में केदारनाथ में जो फ्लड्स आए थे, उसके चलते कितने लोग मारे गए थे। वहां पे भी जो कारण निकल के सामने आया था, तो वहां पे कारण क्या सामने आया था? मशरूमिंग ऑफ दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो 2013 केदारनाथ फ्लड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट बॉडी 1 उस कमेटी का नाम था, रवि चोपड़ा उसके हेड थे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो डैम्स वहां पे बन रहे हैं हिमालयन बेसिन में और जो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अ कॉज ऑफ द डिजास्टर विच इज बीइंग क्रिएटेड। तो ठीक है वो फ्लड्स आए वहां पे, चलो नेचुरल डिजास्टर वहां पे कहा गया, लेकिन वहां पे एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी था कि जो यहां पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये बात रवि चोपड़ा की कमेटी ने कही थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं स्वीकार किया गया। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने भी दे वेंट अहेड एंड स्टिल कंस्ट्रक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। एक और कमेटी बनाई गई, एक्सपर्ट कमेटी 2, एक्सपर्ट बेस्ड कमेटी 2, वो थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP दास। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकार की बात मान ली। सरकार ने ऐसा लगता था कि कमेटी इसी करके बनाई ताकि उनकी बातें वहां पे मान ली जाए, स्वीकार कर ली जाए, और उस कमेटी ने कहा दैट वी आर गिविंग द मैंडेट दैट यू कैन गो अहेड एंड कंस्ट्रक्ट ऑल दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वहां पे बनते रहे, मशरूम होते रहे, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बावजूद भी, ठीक है। अब ये एक रेड फ्लैग है फॉर हिमालयाज, ये कंसर्न है फॉर हिमालयाज। अब जैसे कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज
अभी आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बहुत बात करी गई है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ग्लेशियर्स हमारे हिमालयन रीजन में हैं जो कि सोर्स हैं फ्रेश वाटर के, ठीक है। अब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके चलते भी यहाँ पे चिंता जताई गई है, बिकॉज ये जो ग्लेशियर्स हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द रीजन। रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स एंड ऑल्टरनेटिव फेजेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट विल इम्पैक्ट द सीजनल फ्लो ऑफ रिवर्स। तो उसके चलते इन रिवर्स के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, ठीक है। तो अब हिमालयन रीजन बहुत बड़ा है, अब हिमालयाज में सिक्किम भी आ जाता है, ठीक है। सो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 510 मेगावाट का तीस्ता हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके कारण लोकल कम्युनिटीज ने बहुत सालों से, ये 2007 की बात है, तो 2007 से जो लोकल कम्युनिटीज है वो कहते आ रहे हैं दैट ये प्रोजेक्ट के कारण जो स्लोप्स हैं, जो माउंटेन स्लोप्स हैं, वो सिंक कर रही हैं और लैंडस्लाइड्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। सो कंक्लूजन इस आर्टिकल में ये आता है दैट बाय द टाइम, तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बाय द टाइम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, तब तक जो कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स विल बी 4 to 5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन द कॉस्ट जनरेटेड थ्रू सोलर एनर्जी। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इनका नहीं है। एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को, लोगों को तो इंपैक्ट पड़ेगा इसका, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी इसका इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल, ये आर्टिकल आज आया हिंदू में, सर्टनली नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर यूएसए। ये हिंदू में आर्टिकल आया जी, बहुत एक वरिष्ठ फॉर्मर डिप्लोमेट ने लिखा है आर्टिकल, टीपी श्रीनिवासन ने, ठीक है। सो अब यहां पे इन्होंने क्या बात लिखी है, देखिए अब अमेरिका को बहुत गालियां पड़ रही हैं, जो बिडेन को बहुत गालियां पड़ रही हैं कि अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, सही टाइम पे नहीं किया, ठीक है। अब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है जो बिडेन को लेकर। जो बिडेन अभी इसी साल उन्होंने यूएस प्रेसिडेंसी संभाली है, ठीक है। बट क्या अमेरिका, इसका मतलब यह है कि अमेरिका रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अमेरिका ने एग्जिट कर लिया अफगानिस्तान से? तो टीपी श्रीनिवासन जो कि एक बहुत वरिष्ठ डिप्लोमेट है, 1967 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं, ये उनका ये कहना है कि नहीं, अमेरिका स्टिल रेलेवेंट। ये बात कहनी ठीक नहीं है। वो बात जरूर है कि दैट यूएस ने काम तो सही करा अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ करके, बट गलत टाइम पे करा है, ठीक है। अब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जॉर्ज बुश के बाद बैरक ओबामा ने भी, जब उसामा बिन लादेन को मारा गया तो बैरक ओबामा ने भी बहुत बार कहा कि हमारा वहां पे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में। उसी तरह से बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। तो जो बिडेन क्या कर रहे हैं, जो बैरक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं दैट हम अफगानिस्तान में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए हैं, बहुत अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा वहां पे फंसा हुआ है, इतना पैसा वहां पे वेस्ट हुआ था। तो अगर वो ऐसा मैंडेट फॉलो करें तो कोई गलत बात नहीं है, बट ये कहना कि अमेरिका का रिट्रीट हो रहा है वो बात गलत है। बिकॉज जो बिडेन ने ये बात बहुत क्लियर करी है जब उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली है कि अमेरिका इज कमिंग बैक टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अगर इराक से, सीरिया से, अफगानिस्तान से हम अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, डजंट मीन कि अमेरिका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरशैडो कर रहा है। बिकॉज उन्होंने बहुत आते सारी, चाहे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स थे, चाहे ईरान के साथ नेगोशिएशन था, इस तरह के तमाम मुद्दों में नेटो अलाइज को एश्योरेंस देना कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि हम अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, दैट अमेरिका फर्स्ट, वी डोंट वांट टू एंगेज विद द वर्ल्ड। बट जो बिडेन ने बहुत कैटेगोरिकली क्लियर किया है दैट नो, वी वांट टू एंगेज विद द वर्ल्ड, बट इफ वी आर withdrawing from Afghanistan, that is for our own self-interest. We don't see any purpose continuing the war in Afghanistan. Right? तो कंक्लूजन यहां पे ये आता है दैट अ सुपर पावर, ये कहना कि अमेरिका इज फिनिश्ड, अमेरिका इज नॉट द सेम सुपर पावर विच इट वाज 20-30 years back, वो थोड़ा अनरीजनेबल होगा। बिकॉज बड़ी अच्छी लाइन यहां पे कही गई है, अ सुपर पावर डज नॉट सिंक और राइज ऑन अकाउंट ऑफ अ सिंगल लीडर, राइट। डिमाइस ऑफ अमेरिका इज ग्रेटली एग्जैजरेटेड, राइट। और ये बात कहना भी बहुत, इट विल बी वर्थ मेंशनिंग दैट नो डाउट अमेरिका ने अब अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, बट अमेरिका का 20-22 साल जो अफगानिस्तान में जो उन्होंने 2 डेकेड्स निकाले हैं, उसके चलते अफगानिस्तान में टेररिज्म काफी ज्यादा कंट्रोल में रहा, ठीक है। सो ये कहना अमेरिका इज डिमिनिश्ड वुड बी रॉन्ग टू से। सो गाइज, ये है आज के लिए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आज के लेक्चर का। मिलते हैं ट्यूसडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।